सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लहसा की ओर पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया। लेखक उस समय का वर्णन करता है जब तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की जाती थी, तो वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। लेखक यह यात्रा भिखमंगे के वेश में की। लेखक को अनेक दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ा। लेखक ने तिब्बती समाज की जानकारी दी कि वहाँ का समाज कैसा था। तिब्बत के कानून के बारे में जानकारी दी। बताया कि वहाँ पर तिब्बत में कोई कानून नहीं था। वहाँ पर हमेशा यात्रियों को डाकुओं से खतरा बना रहता था। वहाँ के लोग छुआछूत जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। लेखक बहुत भिखमंगे श्रेणी के भिखमंगों को भी वहां आने जाने की घर में अनुमति थी। लेखक ने अपनी यात्रा में बताया कि वहां एक डांडे का स्थान है जहां पर उसे देवता के रूप में वहां पूजा जाता है। लोग कैसे विश्वास करते हैं परमात्मा में। वहां की किसान जमींदारों के बारे में बताया। इस प्रकार लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया। आज हम इसी पाठ का पठन करेंगे लहसा की ओर। बच्चों, अपनी पुस्तक साथ लेकर बैठा करो और एक पेंसिल भी साथ लेकर बैठा करो। पेंसिल में रेखांकित किया करो। आपको लेसन के में से पठित गद्यांश भी पेपर में आएगा, जिसमें एक पद्यांश दिया होगा और नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे। वो 3 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, तो वो किसी भी पाठ में से आपको आ सकता है। पाठ वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। यहाँ लेखक ने बताया नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते के बारे में वर्णन किया। फरील कलिंगपोल का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, व्यापार का, बिजनेस का, सैनिक रास्ता भी था। सैनिक भी इसी रास्ते से जाते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। क्योंकि रास्ते में फौजी चौकियां किले क्यों बने थे? क्योंकि व्यापारी लोग भी और सैनिक भी इसी रास्ते से जाते थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जो चौकियां और किले बने थे उसमें चीनी पलटन रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। ये उस समय का वर्णन है। आजकल तो ऐसे रास्तों में मकान नहीं है। दुर्ग के किसी भाग में दुर्ग किला, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। बसेरा रहने की जगह। जो रास्ते में किले थे उनमें किसानों ने अपने रहने की जगह बना ली थी। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, आबाद बसे हुए। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है। अब तिब्बती समाज के बारे में बताया कि वहां ना तो जाति पाति है, ना छुआछूत, और न ही औरतें पर्दा करती हैं। ये तिब्बती समाज की विशेषताएं हैं तीनों। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। यहाँ बताया कि यदि आप परिचित भी न हो तब भी आप घर की बहू या सासू की अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोंटी में रख के आपको देगी। यहाँ जो चाय दी है वह मिट्टी के बर्तन में दी है, जिसे हम कसोरा बोलते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, चूल्हा रसोई घर को बोलते हैं। बैठक जो हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, उस समय में ड्राइंग रूम को बैठक कहा जाता था।
और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंडी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। इसमें बताया जो चाय में नमक और मक्खन डालते थे उसका वर्णन किया कि जो वहाँ के लोग थे चाय में मक्खन और नमक डालकर पीते थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहगारी मांगने लगा। राहगारी जैसे भिखारी मांगते हैं। हमने दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन राहगारी टैक्स तोड़ के समय की बात है। चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। ये जो पहले गांव का वर्णन किया, जब लेखक सबसे पहले कौन से गांव में गया। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के थे। लेखक किसके साथ गया था? सुमति के। जिस थोंदला गांव में गए थे, लेखक का जो मित्र था सुमति, उसकी जान पहचान के लोग रहते थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक भीख मंगे के वेश में गया था, फिर उसे ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। अब पहले भिखमंगे के वेश में आए थे, 5 साल के बाद भद्र यात्री अर्थात सज्जन पुरुष के रूप में जो घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। जब वह भिखमंगे के वेश में गया था तो उसे अच्छी जगह मिली, परंतु जब भद्र यात्री के रूप में गया तो उसे ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति मन की इच्छा, स्वभाव, प्रकृति। खासकर शाम के वक्त समय छंड पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रहते हैं। यहाँ बताया वहां के लोग शाम के समय कोई नशीला पदार्थ पीकर सो जाते थे और होश में नहीं रहते थे। अब हमें उस सबसे विकट डांडा ठोंटला पार करना था। विकट, कठिन, मुश्किल। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। अब तिब्बत में एक डांडे का स्थान है जो सबसे खतरनाक जगह मानी गई। कितनी ऊंचाई पर है? 16-17 हजार। डांडा तिब्बत में 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। इतनी ऊंचाई पर है कि दोनों तरफ कोई गांव दिखाई नहीं देता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब इतनी खतरनाक जगह है, इतनी नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोने की दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। निर्जन, सुनसान, जहां कोई लोग न रहे। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। इतनी सुनसान जगह है, ना वहां कोई पुलिस है, ना कोई, यदि किसी को मार दे तो गवाह देने के लिए भी कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैसा है या नहीं। पहले किसको मार दिया? आदमी को। फिर उसके पास देखते हैं कि पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। एक लाठी को ऐसे बनाकर रखते हैं जैसे वह बंदूक और पिस्तौल हो। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में क्या है? पिस्तौल और बंदूक। डाकू को खतरा बन जाता था कि मुझे ये मार ना दे।
गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल टोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिख मंगे थे। भिख मंगे भिखारी को बोलते, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, सूरत शक्ल, टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची, कूची कूची, दया दया। भिखारी के वेश में थे तो क्या करते थे वे? जीभ निकालते थे, फिर कूची कूची करते थे और एक पैसा मांगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से ललकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। सुमति कौन है? लेखक का मित्र। अब उन्होंने इतनी दूर जाना था तो लेखक ने क्या कहा उसे? 2 घोड़े कर लो और घोड़े की सवारी पर हम जाएंगे, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे। यहाँ लेखक ने बताया कि हम घोड़े कर लेते हैं, उस पर सामान भी रख लेंगे और खुद भी उसके ऊपर बैठकर चले जाएंगे। अब लेखक दूसरे दिन हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। यहाँ दोनों कौन है? लेखक और उसका मित्र। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। अब डांडा कितनी ऊंचाई पे है? 17-18 फीट ऊंची जगह पर। हमारी दक्षिण दिशा, पूरब पूर्व दिशा, पश्चिम पश्चिम दिशा की और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। इतनी ऊंचाई पर थे कि उन्हें हिमालय की चोटी के हजारों ऊपर सफेद सफेद चोटियां दिखाई दे रही थी। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न तो वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी प्रकार की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। अब ये डांडे का स्थान का वर्णन किया कि वहां पर न तो कोई बर्फ थी, पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे मतलब उन पर कोई पेड़ पौधे नहीं लगे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च सबसे ऊंचे, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब ऐसी धारणा थी कि जो डांडे का स्थान है वह देवता का स्थान है। उस स्थान को कैसे सजाया गया? पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां बनाकर उसे सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ मेरा कौन है? लेखक। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक का जो घोड़ा था वह धीमी गति से चल रहा था। तब लेखक को अनुभव हुआ कि यह चढ़ाई की थकावट के कारण धीरे चल रहा है, उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोकिन्या वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये एक नाम है जो घोड़े पर सवार होकर घूमता था। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे है या पीछे। उसको, लेखक को यह अनुभव नहीं हो रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। चढ़ाई तो कुछ दूरी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 और सवार आगे चल रहे थे।
मैंने समझा कि थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया। मैं दोनों कवस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे है या पीछे। जब मैं जोड़ देना मतलब घोड़े को, और वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। जब घोड़ा पीछे रह गया तब वहां से लेखक के दो रास्ते दिखाई देने लगे। लेखक ने यहाँ गलत रास्ता पकड़ लिया। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चल पड़ा। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि ललकोर का रास्ता दाहिने वाला है। अब लेखक ने यहाँ गलत रास्ता पकड़ लिया और वह बाईं तरफ चले गए। जाना था दाएं और फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले। कंडे गोबर से बने हुए उपले। ठंड के कारण उसने उपले जला रखे थे। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत गर्मी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। अब यहाँ लेखक ने बताया कि मेरी देरी आने में मेरा कोई गलती नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। उम्मीद, आशा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा हो जाता था। यहाँ सुमति के स्वभाव की विशेषता बताई कि वह गुस्से वाला भी था परंतु जल्दी से शांत भी हो जाता था। ललकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान होते हैं जो हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, जिन पंडित को हम दान दक्षिणा देने के लिए घर में बुलाते हैं, वो उसको यजमान कहा जाता है। पहले चाय सत्तू खाना खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। लेखक ने अब यहाँ बताया कि जब वे रात को बैठे थे उन्हें गरम गरम चाय मिली और खाने को थुक्का मिला। अब हम टिंडरी के मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। अब अगली जगह पर गए, एक पहाड़ी पर जिसका नाम टिंगरी समाधि गिरी है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यहाँ तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहस्सा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लहस्सा क्या, स्थान का नाम। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, कोई न मिला। भरिया जो बोझ ढोने वाले को बोलते हैं, भरिया। सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांप लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा था। ललाट, मस्तक और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादना रखना, डंडा हाथ में लिया और चल दिया। डंडा हाथ में इसलिए लिया ताकि उन्हें चलते हुए स्पोर्ट मिल सके।
यद्यपि सुमति के परिचय टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। अब यहाँ तिब्बत की जमीन का वर्णन किया कि तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। जागीरदार, जमींदार। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ बौद्ध भिक्षु के होते हैं, उनके मठ। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद ही कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, बेगार में बिना मजदूरी के। खेती के इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। भिक्षु को यहाँ राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, भद्र सज्जन। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, भेष पहनावा, कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की। अब एक मंदिर में लेखक ठहर गए, जहाँ पर उन्हें हस्तलिखित 103 पोथियां ग्रंथ वो मिला। मेरा आसन वहीं पर लगा दिया और वह मोटे मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई थी। एक एक पोथी मतलब ग्रंथ 15-15 सेर से कम नहीं रहा होगा। सेर कहता है वजन। सुमति ने फिर आस पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं उस समय पुस्तकों के भीतर था। यहाँ इस पंक्ति का भाव है, लेखक जिस मंदिर में ठहरे हुए थे वहां पर 103 पोथियां रखी हुई थी और लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में रम गए। भीतर मतलब पढ़ने में रमना। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब पूरे पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया कि तिब्बत के दौरान जब लेखक ने यात्रा की तो उस समय कैसा दृश्य था। इसी बात का वर्णन इस पाठ में किया गया कि तिब्बती समाज कैसा था, तिब्बत के लोग कैसे थे, वहां पर लोगों का व्यवहार कैसा था और लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इस पाठ को बार बार 2 बार पढ़ना जरूर, और उसके बाद अगली वीडियो में आपको प्रश्न अभ्यास करवाया जाएगा।